मैं डॉक्टर आशा कबीर, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज का यह वीडियो लेक्चर मैंने एस्टेरेसी फैमिली में तैयार किया है, जिसे हमारे महाविद्यालय के बीएससी 4 सेमेस्टर के बॉटनी यूनिट 4 में तथा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के बीएससी द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस फैमिली के विस्तृत अध्ययन के लिए मैंने कंटेंट्स बनाया है। स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, फिर स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द फैमिली, एडवांस कैरेक्टर ऑफ द फैमिली, डिवीज़न ऑफ फैमिली एवं एफिनिटी ऑफ फैमिली, और लास्ट में देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। सबसे पहले हम देखते हैं इस फैमिली का क्लासिफिकेशन। इस फैमिली को किंगडम प्लांटी के अंतर्गत डिवीज़न फेनोरोगैम्स, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज इन्फेरी, ऑर्डर अस्टरेल्स के अंतर्गत रखा गया है। अब अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। एस्टेरेसी शब्द एक ग्रीक वर्ड एस्टर से राइज हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है स्टार। एस्टर इस फैमिली का एक प्रमुख जनरा है और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वह स्टार शेप्ड होता है। इसी के कारण इस फैमिली को एस्टेरेसी फैमिली कहा जाता है। इसे कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं। कंपोजिटिव वर्ड ग्रीक वर्ड कंपोजिटस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कंपोजिट फ्लावर। मतलब छोटे छोटे फ्लावर मिलकर के एक फ्लावर के समान दिखाई देते हैं। इसे ही कंपोजिट फ्लावर कहा जाता है और इस कारण ही इस फैमिली को कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गेंदा का जो फूल होता है, चंदनी गेंदा का जो फूल होता है, वह एक फ्लावर के समान दिखाई देता है, परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत छोटे छोटे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं जो मिलकर के एक समान फ्लावर के रूप में दिखाई देते हैं। इस फैमिली को इनके प्रमुख जनरा के आधार पर डेजी फैमिली, एस्टर फैमिली एवं सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे लार्ज फैमिली है, क्योंकि इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लगभग 10% जीनस पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली। इस फैमिली के अंतर्गत लगभग 1620 जेनरा एवं 23,600 स्पीसीज पाई जाती हैं। इंडिया में लगभग 140 जेनरा एवं 700 स्पीसीज पाई गई हैं। ये स्पीसीज कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, अर्थात विश्व के सभी स्थानों पर पाई जाती है। ये केवल अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती, क्योंकि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत कम होता है और यहाँ की जो सॉयल होती है कई फीट मोटी बर्फ़ की परत से ढकी होती है, जिसके कारण यहाँ पर ये स्पीसीज़ नहीं पाई जाती। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये स्पीसीज़ कम पाई जाती हैं, परंतु ट्रॉपिकल रीजन, कोल्ड आर्कटिक रीजन एवं अल्पाइन रीजन में इनकी संख्या अधिक होती है। अब अपन देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब प्लांट्स का रूट, स्टेम एवं लीव्स तथा उसके स्वभाव कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट ऑफ द फैमिली। सब हैबिट में जो पौधे होते हैं वह मोस्टली
ज़्यादातर एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट होती है अधिकतम 1 मीटर तक होती है। इससे छोटे पौधे भी पाए जाते हैं। कुछ पौधे श्रब के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे सेनेसियो मैग्निफिकस, और बहुत कम ट्री के रूप में पौधे पाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, वर्नोनिया, आर्बोरिया। ठीक है, तो अधिकतर पौधे कैसे हैं? हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं रूट। ब्रांच टेप रूट पाया जाता है। ब्रांच टेप रूट का पाया जाना डाइकोटिलीडन्स का स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसीलिए इस फैमिली को हम डाइकोटिलीडन्स में रखे हैं। कभी कभी ये जो टेप रूट है वह मॉडिफाइड हो जाती है, ट्यूबरस रूट के रूप में पाई जाती है, जैसे कि डहेलिया में। मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है डहेलिया का, ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं स्टेम। इस फैमिली के मेंबर्स का जो स्टेम होता है वह एरियल होता है। ज़्यादातर कैसा होगा? एरियल होगा, परंतु कभी कभी अंडरग्राउंड स्टेम भी पाए जाते हैं, जैसे कि हेलियंथस ट्यूबरोसस में। ये इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मतलब भूमि के ऊपर सीधे खड़े होते हैं। कभी कभी प्रोस्टेट भी होते हैं और कभी कभी क्लाइंबिंग स्टेम भी पाए जाते हैं। सेनेसियो स्कैंडेंस एक स्पीसीज़ है जो क्लाइंबर के रूप में पाया जाता है, और इसमें जो स्टेम होता है वह क्लाइंबिंग होता है। मोस्टली ये कैसे होते हैं? हर्बेसियस होते हैं। कभी कभी ये वुडी होते हैं। वुडी किस में होंगे? जिनकी हैबिट श्रब के रूप में पाई जाती है, या ऐसे पौधे जो झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं या वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वुडी होता है, ब्रांच्ड होता है। इसका शेप एंगुलर या सिलेंड्रिकल होता है। नोड एवं इंटरनोड स्पष्ट दिखाई देते हैं, एवं इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, अर्थात स्टेम कैसा होता है? हेयरी होता है। अब देखते हैं लीफ। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है या फिलोटैक्सी जो होती है वह अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट मतलब एक नोड पर एक पत्ती पाई जाती है जो अल्टरनेट मैनर में अरेंज होती है। कभी कभी पत्तियां अपोजिट भी होती हैं, जैसे कि जीनिया। यहाँ मैंने फिगर दिखाया है, पिक्चर दिखाया है, जिसमें कि जीनिया में अपोजिट लीफ जो होती है स्पष्ट दिखाई दे रही है। वर्ल्ड अरेंजमेंट लीफ का बहुत कम पाया जाता है। ये पत्तियाँ एक्स स्टिपुलेट होती हैं, पिटियोलेट होती हैं, कभी कभी सेसाइल होती हैं। जीनिया देख रहे हैं आप लोग, इसमें पत्ती सेसाइल दिखाई देती है, मतलब जीनिया में जो पत्ती होती हैं अपोजिट होती हैं और सेसाइल होती हैं। लीफ सिंपल होती है मोस्टली, कभी कभी कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है। लीफ का सरफेस हेयरी होता है, जिसके कारण ये रफ होती हैं। पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन का पाया जाना भी डाइकोटिलीडन का विशेष लक्षण है, मतलब जालिकावत जो सिरा विन्यास है वह द्विबीजपत्री पौधों का विशेष लक्षण होता है। अब अपन देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली। सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस, इसे पुष्पक्रम भी कहा जाता है। इस फैमिली के मेंबर्स में विशेष प्रकार का रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसे हेड या कैपिटुलम कहा जाता है। यहाँ पर इमेज आप लोग देख रहे होंगे, यह हेड इन्फ्लोरेसेंस का एलिस है, जिसमें सबसे नीचे की ओर एक डंठल दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, जिसे पेडंकल कहा जाता है। यह जो पेडंकल है ऊपर की ओर फैल करके रिसेप्टिकल का निर्माण करता है। ये जो रिसेप्टिकल होते हैं उनका आकार अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार का होता है। हेलियंथस में यह फ्लैट एवं कॉन्वेक्स होते हैं। किसी किसी स्पीसीज में
यह डोम शेप्ड भी पाया जाता है। टैजिटिस की कुछ स्पीसीज़ में जो रिसेप्टिकल होता है यह डोम शेप्ड होता है। यह जो रिसेप्टिकल है चारों तरफ से ब्रैक्ट के द्वारा या सहपत्र के द्वारा घिरा होता है, जिसे कि हम कहते हैं इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट। ये जो ब्रैक्ट होते हैं वह फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। थैलेमस के ऊपर छोटे छोटे फ्लोरेट पाए जाते हैं और ये जो फ्लोरेट हैं पेरिफेरल साइड से सेंटर की ओर एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। ये फ्लोरेट दो प्रकार के होते हैं, डिस्क फ्लोरेट एवं रे फ्लोरेट। इन फ्लोरेट की उपस्थिति के आधार पर कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, होमोगेमस एवं हेटेरोगेमस। होमोगेमस वह कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें केवल एक ही प्रकार का फ्लोरेट पाया जाता है, या तो डिस्क फ्लोरेट उपस्थित होते हैं या रे फ्लोरेट उपस्थित होते हैं, जैसे कि एजिरेटम एवं वर्नोनिया में केवल डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है। यहाँ पर इमेज आप लोग को दिख रहा होगा वर्नोनिया, जिसमें केवल डिस्क फ्लोरेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। किसी किसी हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में केवल रे फ्लोरेट पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है लाउनिया एवं लेक्टुका, परंतु यहाँ पर इमेज मैंने नहीं दिया है। इसके बाद है हेटेरोगेमस हेड। हेटेरोगेमस जो हेड होते हैं उसमें दोनों प्रकार के फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, जैसे कि हेलियंथस, जीनिया हुआ, चंदनी गोंदा तो आप लोगों ने देखा ही है, मैरीगोल्ड की जितनी भी स्पीसीज़ हैं सब कैसी होती हैं, उसमें हेटेरोगेमस हेड पाया जाता है। यहाँ पर जो रे फ्लोरेट होते हैं वह पेरिफेरल साइड में पाए जाते हैं रिसेप्टिकल के, और डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं वह रिसेप्टिकल के सेंटर में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पिंक कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, रे फ्लोरेट, और बीच में येलो कलर का छोटे छोटे दिख रहे हैं फ्लोरेट, वो क्या है, डिस्क फ्लोरेट। अब अपन देखते हैं कि इस फैमिली का फ्लावर कैसा होता है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि इन्फ्लोरेसेंस में दो प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। सबसे पहले अपन देखते हैं रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट का यहाँ पर मैंने इमेज लगाया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। रे फ्लोरेट सबसे नीचे ओवरी दिखाई दे रही है, ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद ओवरी दिखाई दे रही है, सेपल दिखाई दे रहा है, कोरोला दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में रे फ्लोरेट का एलएस है। तो ये जो रे फ्लोरेट होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मतलब उसमें पेडिसिल नहीं पाया जाता, ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है इसलिए कैसे हैं, ब्रैक्टिएट हैं। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। पिस्टिलेट, पिस्टिलेट मतलब केवल गाइनोसियम उपस्थित होता है। चूँकि दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते इसलिए कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। कभी कभी ये जो रे फ्लोरेट हैं वह न्यूटर होते हैं, या कह सकते हैं हम स्टेराइल होते हैं। इसमें ना एंड्रोसियम पाया जाता है ना गाइनोसियम पाया जाता है। इसमें फ्लावर इपीगाइनस होता है। इपीगाइनस मतलब ओवरी सबसे नीचे पाई जाती है। आप लोग देख रहे होंगे जो कैलिक्स और कोरोला है उसके नीचे ओवरी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो ओवरी जिसमें सबसे नीचे होती है, इन्फीरियर होती है, ऐसे फ्लावर को हम इपीगाइनस फ्लावर कहते हैं। अब देखते हैं कैलिक्स। इसमें कैलिक्स की संख्या 5 होती है अधिकतर, इससे कम कैलिक्स भी पाए जा सकते हैं। ये जो कैलिक्स होते हैं वह हेयर लाइक
स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें पेपस कहा जाता है। ये पेपस चिरलग्न या परसिस्टेंट होते हैं एवं सीड डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। अब देखते हैं कोरोला। कोरोला की संख्या या पेटल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कभी कभी 4 पेटल्स भी पाए जाते हैं। यह गैमोपेटलस होते हैं अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लिग्यूलेट होते हैं, मतलब ये जो पेटल्स हैं वह जुड़ करके लिग्यूल के समान या जीभ के आकृति की संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं लिग्यूलेट फ्लोरेट। इसमें जो एस्टिवेशन होता है वह वॉल्वेट होता है। अब देखते हैं एंड्रोसियम एब्सेंट होता है। चूँकि फ्लावर कैसा है? पिस्टिलेट है, इसलिए एंड्रोसियम इसमें क्या है? नहीं पाया जाता। गाइनोसियम, कुछ रे फ्लोरेट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें गाइनोसियम भी नहीं पाई जाती। यदि गाइनोसियम प्रेजेंट होती है, अधिकतर रे फ्लोरेट में प्रेजेंट होती है, तो यह बायकार्पलरी होती है, सिनकार्पस होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, इन्फीरियर एवं बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, स्टाइल हेयरी होती है और स्टिग्मा बाइफिड होती है। तो ये हो गया आप लोगों का रे फ्लोरेट का डिस्क्रिप्शन। अब अपन देखते हैं डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट का इमेज आप लोग को दिख रहा होगा। डिस्क फ्लोरेट भी रे फ्लोरेट की तरह ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जबकि रे फ्लोरेट कैसे थे? जाइगोमॉर्फिक। सेसाइल होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पेंटामेरस एवं इपिगाइनस होते हैं। अब देखते हैं इस डिस्क फ्लोरेट का कैलिक्स कैसा होता है। कैलिक्स 5 होते हैं, पॉलीसेप्लस होते हैं एवं रे फ्लोरेट की तरह ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होते हैं, पेपस कहलाते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, सीड डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। कोरोला, पेटल्स की संख्या 5 होती है। यह गैमोपेटलस होते हैं अर्थात आपस में जुड़े होते हैं, जो सब क्लास गैमोपेटली का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। यह जुड़ करके ट्यूब के समान संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्यूबुलर कहा जाता है एवं इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। अब देखते हैं एंड्रोसियम। रे फ्लोरेट में एंड्रोसियम नहीं पाया जाता था, परंतु डिस्क फ्लोरेट में एंड्रोसियम पाया जाता है क्योंकि फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं। तो स्टेमेंस की संख्या 5 होती है। यह इपीपेटलस होते हैं अर्थात पेटल से जुड़े होते हैं, सिनजेनेसियस होते हैं। ठीक है, तो सिनजेनेसियस किसे कहेंगे हम? देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है या फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को सिनजेनेसियस स्टेमेंस का। सिनजेनेसियस स्टेमेंस में जो एंथर लोब होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं और फिलामेंट क्या होते हैं? फ्री होते हैं। प्रत्येक स्टेमेंस 2 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर लोब एवं फिलामेंट। तो जो फिलामेंट है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो जुड़ा हुआ है और फिलामेंट एंथर लोब जुड़े हुए हैं और फिलामेंट कैसा है? फ्री है। तो ऐसे स्टेमेंस को हम सिनजेनेसियस स्टेमेंस कहते हैं। यह बेसी फिक्स्ड होते हैं, मतलब एंथर लोब के बेस से फिलामेंट जुड़ा होता है। अब देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम बायकार्पलरी होती है, सिनकार्पस होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, इन्फीरियर होती है, बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, स्टाइल हेयरी और स्टिग्मा बाइफिड होती है। अब देखते हैं इस फैमिली का
फ्रूट कैसा होता है। जो फ्रूट होते हैं वह एकिन्स के रूप में पाए जाते हैं, और ऐसा एकिन्स जो एक बीज युक्त होता है, वन सीडेड एकिन्स को हम सिप्सेला कहते हैं। तो यहाँ पर एस्टेरेसी फैमिली में सिप्सेला टाइप का फ्रूट पाया जाता है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। पॉलिनेशन इसमें एंटोमोफिलस होता है। चूँकि पुष्प कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और सुंदर दिखाई देते हैं, ये कीटों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसमें अधिकतर जो पॉलिनेशन होता है वह एंटोमोफिलस होता है या कीटों के द्वारा होता है। अब देखते हैं फ्लोरल फार्मूला। रे फ्लोरेट्स यहाँ बना हुआ है, फ्लोरल डायग्राम भी और फ्लोरल फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो रे फ्लोरेट का आप लोग फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है ब्रैक्ट। तो यहाँ पर आप लिखे हैं फ्लोरल फार्मूला में BR, जो किसको रिप्रेजेंट करता है या किसका सिंबल है, ब्रैक्टिएट फ्लावर का। नीचे देखिए एक छोटा सा ब्रैक्ट बना हुआ है। यहाँ पर चूँकि कोरोला लिग्यूल के समान होते हैं, जुड़ करके लिग्यूलेट संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए देखिए फ्लोरल फार्मूला में लिखा हुआ है जाइगोमॉर्फिक, फिर लिखा है पिस्टिलेट, कैलिक्स P मतलब कैलिक्स किस में रूपांतरित हो गया है, पेपस में C की संख्या कितनी है 5, आपस में क्या है जुड़े हुए A0 G2 सिनकार्पस एवं इन्फीरियर ओवरी। इसी तरह से यहाँ पर डिस्क फ्लोरेट का डायग्राम बना हुआ है और डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। देखिए ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, कैलिक्स P C5, गैमोपेटलस A5 सिनजेनेसियस एवं इपीपेटलस G2 कोष्टक में मतलब सिनकार्पस एवं ऊपर एक डंडी है तो समझ लीजिए इन्फीरियर। स्टेराइल रे फ्लोरेट्स ब्रैक्टिएट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, कैलिक्स पेपस में रूपांतरित हैं, कोरोला की संख्या 5 है, गैमोपेटलस है A0 एंड G0। तो ये है एस्टेरेसी फैमिली के कुछ फ्लोरल फार्मूला एवं फ्लोरल डायग्राम्स। जब भी आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो जो सिंबल है उसी सिंबल का उपयोग करिए। कैलिक्स के लिए अलग सिंबल है, कोरोला के लिए अलग सिंबल है, डायथिकस मोनोथिकस एंथर के लिए अलग सिंबल है, और इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वह एक समान होनी चाहिए। तो ये सावधानी रखेंगे आप लोग फ्लोरल डायग्राम बनाते समय, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम एक समान होने चाहिए। मतलब आप फ्लोरल डायग्राम देख करके फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं या फ्लोरल फार्मूला लिख करके आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। अब देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द कंपोजिटी और एस्टेरेसी फैमिली। तो स्पेशल कैरेक्टर में हम देखेंगे कि प्लांट मोस्टली कैसे हैं, हर्बेसियस होते हैं, लीफ कैसी होती है, एक्स स्टिबलेट होती है, कैलिक्स पेपस में रूपांतरित होते हैं, रे एवं डिस्क फ्लोरेट पाए जाते हैं जो हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में उपस्थित होते हैं, एंड्रोसियम इपीपेटलस एवं सिनजेनेसियस होता है, गाइनोसियम बायकार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर एवं इसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और फ्रूट सिप्सेला के रूप में उपस्थित होता है। तो ये इस फैमिली के क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। अब देखते हैं एडवांस कैरेक्टर्स। कुछ वैज्ञानिक कंपोजिटिव फैमिली को हाईली इवॉल्व फैमिली मानते हैं, विकसित फैमिली के रूप में इसे जाना जाता है। कुछ इसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण इन्हें
एक विकसित फैमिली कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं वो कैरेक्टर? पहला है, इसमें जीनस की संख्या बहुत अधिक होती है। जेनरा जो होते हैं लगभग कितना बताई थी मैं आप लोगों को, 1620 जेनरा पाए जाते हैं और 23,600 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। मतलब जेनरा की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लांट अधिकतर हर्बेसियस होते हैं। लीव्स एक्स होते हैं। फ्लावर सेसाइल होते हैं, छोटे होते हैं एवं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होते हैं। फ्लावर इपिगाइनस होते हैं। बहुत सी स्पीसीज़ में ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स पेपस या स्केल के रूप में पाया जाता है जो सीड डिस्पर्सल में सहायक होता है। कोरोला गैमोपेटलस होते हैं। ट्यूबुलर एवं लिगुलेट होते हैं। स्टेमेंस एपिपेटलस एवं सिंजेनेसियस होते हैं। कुछ पौधों में वाइंड पॉलिनेशन भी पाया जाता है। गाइनोसियम बायकार्परी सिनकार्पस इन्फीरियर बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है एवं फ्रूट सिप्सेला प्रकार का होता है। अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ द फैमिली। एस्टेरेसी फैमिली को 2 सब फैमिली एवं 12 ट्राइब्स में विभाजित किया गया है। पहली सब फैमिली है एस्टेरॉयडी। इसमें केवल डिस्क फ्लोरेट पाए जाते हैं। लेटेक्स अब्सेंट होता है और इसके अंतर्गत 11 ट्राइब्स रखे गए हैं। दूसरी सब फैमिली है लेक्टिकॉइडी। इसमें सभी फ्लोरेट लिग्यूलेट होते हैं। लेटेक्स प्रेजेंट होता है और केवल एक ट्राइब इसके अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं एफिनिटी ऑफ एस्टेरेसी। बहुत से टेक्सोनॉमिस्ट के अनुसार कंपोजिटिव फैमिली डाइकोटिलिडन्स फैमिली की सबसे विकसित फैमिली है। यह रूबिएसी फैमिली, डिप्सिकेसी फैमिली एवं वेलरेनिएसी फैमिली से समानता प्रदर्शित करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूबिएसी फैमिली एवं डिप्सिकेसी फैमिली के ग्रुप जो हैं वह एस्टेरेसी फैमिली के एंसेस्टर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यह भी देखा गया है कि रूबिएसी फैमिली एवं कंपोजिटिव फैमिली में काफ़ी समानता पाई जाती है। दोनों में जो पुष्प होते हैं वह हेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज होते हैं। दोनों में ही कैलिक्स रिड्यूस्ड होता है। इस समानता के आधार पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एस्टेरेसी फैमिली की जो ओरिजिन होती है वह पॉलीफाइलेटिक होती है एवं दोनों ही फैमिली अम्बिलिफेरी फैमिली से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि अम्बिलिफेरी फैमिली में भी फ्लावर जो होते हैं वह स्मॉल होते हैं एवं अम्बल इन्फ्लोरेसेंस के रूप में एग्रीगेट होते हैं। अब देखते हैं इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इस फैमिली के सदस्य बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व के होते हैं। इनका उपयोग फूड प्लांट्स के रूप में, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, रबर प्लांट्स के रूप में किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं फूड प्लांट्स, मतलब भोजन प्रदान करने वाले पौधे। लेक्टुका सटाइवा की जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। इन पत्तियों में बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसी तरह से सिकोरियम, जिसे कि हम चिकोरी कहते हैं, इनका उपयोग, इनकी जड़ों और पत्तियों का उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरोसस एक स्पीसीज़ है सनफ्लावर की, जिसमें स्टेम ट्यूबर के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग भी खाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से सनफ्लावर एवं आर्टिमिसिया, सनफ्लावर आप सभी लोगों ने देखा भी है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है और इन
बीजों से तेल प्राप्त करने के बाद जो खली बचती है या जो ऑयल केक बचता है उसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। कार्थेमस टिंक्टोरियस, जिसे कि सैफफ्लावर भी कहते हैं, इसे कुसुम भी कहा जाता है। इन पौधों की जो कोमल पत्तियां हैं उनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसके सीड को भूनकर खाया जाता है। इनके सीड से तेल भी प्राप्त किया जाता है जो एडिबल ऑयल के रूप में या खाद्य तेल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इनसे प्राप्त जो खली होती है या ऑयल केक जो होता है वह एक अच्छे खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस स्पीसीज़ के जो पुष्प होते हैं, यहाँ पर चित्र आप लोग देख रहे हैं उसमें पुष्प दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो इन पुष्प के पेटल से ऑरेंज डाई बनाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो स्पीसीज़ हैं इनके बीज का उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वह कम होता है। अब दूसरा देखते हैं अपन रबर प्लांट। टेरेजेकम जो स्पीसीज़ होती है उसके द्वारा रबर प्राप्त किया जाता है। इस स्पीसीज़ में लेटेक्स पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिसाइडल प्लांट। क्राइसेंथेमम रोजियम और क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम की स्पीसीज़ के कैपिटुला से या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस से एक इंसेक्टिसाइड प्राप्त किया जाता है जिसे पायरेथ्रम कहते हैं। यह इंसेक्टिसाइड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस को ड्राई करके उसका पाउडर बना के बनाया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं अपन मेडिसिनल प्लांट। आर्टिमिसिया इमेज में दिखाई दे रहा है आप लोग को। आर्टिमिसिया इससे सेंटोनिन नामक मेडिसिन प्राप्त किया जाता है और इस मेडिसिन का उपयोग राउंड वर्म को मारने के लिए किया जाता है। टेरेक्जेकम के जड़ों का उपयोग बाउल डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। बाउल डिसऑर्डर मतलब जो कब्जियत होती है पेट में, उसके लिए, पेट में यदि दर्द होता है उसके लिए इनकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। इमिलिया सॉन्गिफोलिया एक स्पीसीज़ है। इसके पत्तियों का जो जूस है वह शीतलता प्रदान करता है, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, इसलिए इसका उपयोग आँखों में जब जलन होती है उसके लिए किया जाता है। साथ ही साथ रतौंधी एक बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसे, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इक्लिप्टा एल्बा, जिसे कि हम भृंगराज कहते हैं, इसकी पत्तियों का डिस्टिलाइजेशन किया जाता है और इस डिस्टिलाइजेशन के फलस्वरूप इससे एक तेल प्राप्त किया जाता है। उस तेल को हम भृंगराज तेल कहते हैं और इस भृंगराज तेल का उपयोग हेयर टॉनिक के रूप में किया जाता है। सेंटिपिडा आर्बेकुलरिस एक स्पीसीज़ है। इसका उपयोग सर्दी एवं दांत दर्द में किया जाता है। आर्निका मोंटेना, इससे आर्निका नामक दवाई तैयार की जाती है और इस दवाई का उपयोग हेयर ऑयल के रूप में किया जाता है। इससे शैम्पू भी तैयार किया जाता है। अब देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, शोभाकार पौधे। आप सभी लोग गार्डन में, अपने घरों में देखते होंगे गेंदे के पौधे, बहुत सारी वैरायटीज़ उसमें दिखाई देती है। डेहलिया के पौधे, यहाँ तक कि सनफ्लावर को भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में जाना जाता है। कैलेंडुला हुआ, कॉस्मस हुआ, सेवंती विभिन्न प्रकार की, विभिन्न कलर की दिखाई देती हैं, बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। ये सारे पौधे जो होते हैं वह ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में पाए जाते हैं। सुंदरता के लिए इन्हें अपने घरों में और गार्डन में लगाया जाता है। इन सारे उपयोगी पौधों के
बावजूद इस फैमिली में कुछ हानिकारक पौधे भी पाए जाते हैं। ये जो हानिकारक पौधे हैं ये हार्मफुल प्लांट हैं, ये वाइल्ड होते हैं, जैसे कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे आप लोग गाजर घास के रूप में जानते हैं। ये पौधे यदि शरीर में टच होते हैं तो त्वचा में खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, अर्थात इनसे शरीर में स्किन एलर्जी होती है। दूसरा पौधा है एम्ब्रोसिया आर्टिमिसिफोलिया। इसके पॉलन ग्रेन यदि शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो यह एलर्जिक फीवर उत्पन्न करते हैं, जिसे हे फीवर कहा जाता है। तो ये हुआ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। अब देखते हैं रेफरेंसेस। इस फैमिली के डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, जैसे सिस्टमेटिक बॉटनी बाय आर.सी. माथुर, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय वी.एन. नायक, प्लांट टेक्सोनॉमी बाय एच.पी. पांडे, और जितने भी इमेज आप लोग देखे हैं वो सब मैंने गूगल से लिए हैं। इस फैमिली से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा जा सकता है एस्टेरेसी फैमिली को कंपोजिटिव फैमिली क्यों कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं एस्टेरेसी फैमिली में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। डिस्क फ्लोरेट एवं रे फ्लोरेट में अंतर लिखिए। डिस्क फ्लोरेट एवं रे फ्लोरेट का पुष्प सूत्र लिखिए। इस फैमिली में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। एस्टेरेसी फैमिली में किस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। सिनजेनेसियस स्टेमेंस क्या है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछ सकते हैं एस्टेरेसी फैमिली के पुष्पक्रम का वर्णन कीजिए। एस्टेरेसी फैमिली के पौधों के औषधीय महत्व लिखिए। एस्टेरेसी फैमिली में भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले पौधों का वर्णन कीजिए। एस्टेरेसी फैमिली के विशेष लक्षण लिखिए। एस्टेरेसी फैमिली के विकसित लक्षणों का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली का विस्तार से वर्णन कीजिए। एस्टेरेसी फैमिली के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो लेक्चर से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।